हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करते हैं अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली दो टॉपिक कवर करेंगे। एक हम कवर करेंगे एलएमआई वाला जो टॉपिक है कि एलएमआई, जैसे मिनिस्टर साहब की एक पीछे स्टेटमेंट जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि एलएमआई हम बंद कर देंगे, एक उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कि जो बच्चे रिफ्यूजी लगा रहे हैं तो उसका क्या आगे रिजल्ट क्या आएगा, या उसका बेनिफिट क्या है, उसका लॉस क्या है। और तीसरी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर किसी ने कनाडा अभी भी आना है तो फिर वो किस स्ट्रीम में या किस तरीके से आता कि उसको पीआर लेने में, अपना फ्यूचर सेट करने में यहाँ पे थोड़ी सी इजी हो, अगर मतलब उसको ये सब हार्डशिप जो फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सीधी बात शुरू कर लेते हैं। बाकी सब्सक्राइब और लाइक आपने करना है चैनल को, ताकि आपको इस तरह की जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज आपको वीडियो मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलएमआई के बारे में। आप सबको पता होगा 10 दिन पहले जो यहाँ के मिनिस्टर साहब हैं मार्क मिलर साहब, उन्होंने एक थोड़ा सा मतलब वो कोई बयान था, एक मतलब वो इस तरह में बयान था कि वो कहीं पे मीडिया इंट्रैक्शन कर रहे थे। तो उनसे मीडिया इंट्रैक्शन में किसने पूछ लिया कि एलएमआई जैसे अब्यूज हो रही है, तो आपका एलएमआई के ऊपर क्या स्टांस है। तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि हम जो पीआर के कोटे में से एलएमआई के नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, जो मतलब 50 पॉइंट एलएमआई के मिलते हैं हम उसको माइनस कर देंगे। अब ये हालांकि कोई मतलब कोई उनकी पॉलिसी में चेंज नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने एक मीडिया इंट्रैक्शन में बात कही थी। और अब वो मीडिया इंट्रैक्शन जो वो करते हैं वो इस तरह मतलब एक बयान दिया था, उसमें अब उन्होंने लीगल कुछ नहीं लिया। तो उसका लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हवा मचा दी कि एलएमआई के पॉइंट बंद हो गए, एलएमआई यूनियन को नुकसान हो गया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जिनका पीआर की फाइल लगी जिसमें वो 50 नंबर ऐड है, वो जिनके ऐड हैं वो उनको उसका बेनिफिट होगा। अभी तक इस एज सच कोई उसका कोई मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, और ना ही वो पॉइंट उन्होंने माइनस किए हैं। वो सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया था, वो सिर्फ एक बयान की हद तक कि उनका था फ्यूचर में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी वो फ्यूचर में कंसीडर होना है, अभी तक वो उसकी कोई कंसिडरेशन हुई नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने वो नंबर लगाए हैं अपनी फाइल में 50 नंबर या एलएमआई लिए, उनको अभी तक कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, पर्सनली मैं मानता हूँ कि एलएमआई वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट है कि एक जिसकी जेन्युइन एलएमआई है उसका तो चलो ठीक है कि उसको तो पॉइंट मिलने चाहिए, वो जो बंदा जेन्युइन है। बट जो पैसे दे के लेते हैं उससे क्या था कि वो बाकी वालों को सरपास कर लेते हैं। अब जो बंदा जेन्युइन है वो रह जाता है, और जो मतलब पैसे दे के इसने ली होती है वो आगे निकल जाता है, पॉइंट्स के चक्कर में वो पीआर ले लेता है। बट अब उन्होंने कहा कि हम बंद करेंगे, अभी तक किया नहीं है, अगर कर दिया तो फिर सबका लॉस जो है वो हो जाएगा। पर मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बैक साइड और भी बता देता हूँ कि जिस तरह सबको पता कनाडा में ना पैसे दे के एलएमआई मिलती है। एलएमआई का होता है वर्क परमिट होता है जो आपको उस कॉन्ट्रैक्टर या उस बिजनेस ओनर के साथ बाउंड करके रखता है कि हाँ वो बंदा आपको सरकार को बोलता है कि मुझे एक फॉरेन नेशनल चाहिए काम के लिए, मुझे कनाडा में कोई नहीं मिल रहा, तो फिर वो आपको हायर कर लेता है, तो उसके आपको 50 पॉइंट भी मिल जाते हैं। बट लोगों ने क्या किया, इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने बिजनेस इसके ऊपर चला लिया कि रेस्टोरेंट खोल लिया, 5 एलएमआई बेच दी, $2.5 लाख इकट्ठा कर लिया, रेस्टोरेंट चले चाहे ना चले। अब जिसने ली वो भी खज्जल होता है, बाकी वाले भी उसकी वजह से खज्जल होते हैं। बट अब जो पीआर में जिसका जो इम्पैक्ट वो ये पड़ रहा है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में एयरटेल जियो है, यहाँ पे ना टेलीकॉम की 2 कंपनियां, बेल और रॉजर्स। तो अब सिर्फ जो एलएमआई वाले खाते में जिनको पीआर मिल रही है वो सिर्फ बेल और रॉजर्स की पीआर आ रही है। बाकी जितने कंस्ट्रक्शन की लगाई है या और कोई एलएमआई लगाई है उनको साल साल वेट करना पड़ रहा है, उनकी फाइल ही प्रोसेस नहीं हो रही, और लास्ट में कईयों को रिफ्यूजल भी दे देते हैं कि आपका इंटेंट ही सही नहीं है। जिन्होंने बाकी एलएमआई लगाई होती है, मतलब किसी ने रेस्टोरेंट की लगा ली, किसी ने कंस्ट्रक्शन की लगा ली, कंस्ट्रक्शन साइड की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पीआर जो है वो आ रही है। तो वो वाली एलएमआई वो प्रूव ही नहीं कर रहे, उन फाइलों को वो सेस ही नहीं कर रहे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे रेपुटेड कंपनी, जो कनाडा की बड़ी कंपनियां जैसे बेल है या रॉजर्स है, ये बड़ी कंपनी है यहाँ की, तो इनको पता ये कंपनियां फ्रॉड नहीं करती है, मतलब इनमें जो एलएमआई है वो लीगल होगी, तो वो खाली उसी की पीआर आ रही है, बाकी वालों की पीआर को साल साल भी लग रहा है, और बच्चे उस चक्कर में फिर उनको वापस से एलएमआई भी लेनी पड़ती है ताकि वो अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन रख सकें। तो एक तो ये न्यूज़ होगी कि एलएमआई वाले का भी कोई मतलब आप कह लो कि इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक मिनिस्टर साहब की एक जो स्टेटमेंट ही थी हल्की सी, उसका कोई एज सच वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना उन्होंने मतलब जितना उसको शोर पड़ गया था। तो वो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, वो अभी तक जिस तरह प्रोसीजर चल रहा था वही चल रहा है। हालांकि ड्रॉ जो है वो काफ़ी हाई आ रहा है, 500, 550, 560, 540 का ड्रॉ आ रहा है। उसमें आम बच्चे का उसमें क्वालिफाई करना मुश्किल है। अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर शायद आपका कहीं पे तुक्का या जैक लग जाए। अदरवाइज 12th पास वाले का तो उसमें उतने नंबर इकट्ठे करना ही बहुत मुश्किल है, वो एलएमआई लेके भी नहीं होंगे अगर किसी ने 12th पास करके कोई जो +2 के बेस पे यहाँ पे आया हुआ है। या तो फिर ये कि आप स्किल्ड वाले उसमें आओ, अगर आपके पास कोई स्किल का कोई कोर्स है, आपने कोई कोर्स लिया हुआ, तो फिर आप उस खाते में आ सकते हो स्किल वाले में, अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल है। एक तो ये हो गया, मतलब एलएमआई वाला अब सिस्टम अभी तक चल रहा है, लोग एलएमआई ले भी रहे हैं, लोग एलएमआई बेच भी रहे हैं। बट हाँ, ये काम थोड़ा सा इलीगल है क्योंकि इसमें बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, बट जो बिजनेस ओनर है वो फायदा बनाते हैं। ये तो आपको पता है कि सारी
नीड बेस्ड गेम है, डिमांड सप्लाई की सारी गेम है। अब उनको पता सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा, उनके रेट भी जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। अब दूसरा हम ले लेते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है रिफ्यूजी फाइल कर रहे हैं। अब उसमें हुआ कि पिछले टाइम में काफ़ी 50 मतलब कई गुना जो है वो बढ़ गए हैं रिफ्यूजी नंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। अब उसमें होता क्या है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर रिफ्यूजी क्लेम करता है, उसमें ये बेसिकली सिस्टम ये है कि कनाडा ने ओपन सिस्टम रखा हुआ। कनाडा ने वहाँ पे मतलब लिस्ट एक आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती है कि अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी में आते हो, अपना रिफ्यूजी क्लेम फाइल कर सकते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो जेंट कहीं हैं तो उनके मॉरल शोरल हम किसी की बात नहीं करते, सारी पैसे ही गेम है, तो वो उनको उस खाते में उनकी जो लगवा देते हैं रिफ्यूजी। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्यूजी का जो बैकलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जो यहाँ के जो मतलब सिटीजन है उनका ना एक वर्क स्टैंडर्ड है यहाँ पे। ये इंडिया वाला हिसाब नहीं है और कंट्री वाला हिसाब नहीं है हमारे वाला कि आप कितना मर्जी काम कर लो। उन्होंने साल में अगर सपोज 10,000 केस या 50,000 केस देखे, उन्होंने साल में 50,000 केस ही फाइल करने हैं, वो 51,000 नहीं होने लगे। तो अब वो बैकलॉग इतना बढ़ गया कि 5 साल तक खाली बैकलॉग, अगर आज भी उससे पेस चलता जितने केसेस आज तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके पास रिफ्यूजी के, उसको क्लियर करने में उनको 5 साल लग जाएंगे। तो अब तब तक जिस बच्चे ने आज अप्लाई किया उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, प्लस उसको 800 रुपये महीने, अभी 800 या 2,000 कईयों को 3,000 भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कैटेगरी में पीआर अप्लाई किया, आपको गवर्नमेंट पैसे भी देती है आपका खर्चे के लिए। तो अब यहाँ पे ऐसे ही इतनी माड़ी हालत है, तो लोगों को ओपन वर्क परमिट भी मिलता है, जितना मर्जी काम करो, उसके बाद आपको गवर्नमेंट पैसे भी देती है। बाद में चाहे केस, उनको पता है केस होना वो रिफ्यूज ही है बाद में। अब उससे क्या होता है कि तब तक बच्चे लोग अपना पैसा जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। बट हाँ, उसमें फिर आगे होता है कि अगर किसी का क्या बोलते हैं पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो नहीं इंडिया नहीं जा सकता, किसी कंट्री नहीं जा सकता, वो कंट्री पासपोर्ट रिन्यू करती ही नहीं है, फिर वो यहीं पे रहेगा। तो इसलिए ये भी एक काफ़ी लुक्रेटिव सा ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए जिनके वर्क परमिट खत्म है और उनको कनाडा में स्टे करना है। तो वो कहते हैं LMI लेते सीधा रिफ्यूजी लगा देते हैं कि अगर रिफ्यूजी पास हो गया तो भी ठीक है, नहीं वो वापस ही भेज देंगे, 5 साल काम करने को मिल जाएंगे, हाँ पैसे इकट्ठे कर लेंगे, 5 साल वापस चले जाएंगे। बट इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो जेन्युइन रिफ्यूजी हैं उनको उन तक वो सर्विसेज नहीं पहुँचती। हालांकि जेन्युइन रिफ्यूजी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, सारे पैसे वाले ही पहुँचते हैं। अब सबको पता है कि जिस कंट्री में वार हो रही है वहाँ जो वार अफेक्टेड लोग हैं वो कहाँ यहाँ तक पहुँचते हैं, वो 100 में से एक आधा पहुँचता है, वो जिसको खुद निकाल के लाते हैं। कनाडा अमेरिका ये जो बड़ी कंट्री है खुद उनको निकाल के लाती हैं और खुद उनको ला के देती हैं। वहां से तो मतलब नहीं पता बंदा यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि उनका घर बार सब कुछ जल चुका होता है, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे टिकट के यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये सारा एक मतलब गेम चलती है, तो उसमें चल रहा है। अब इसी चक्कर में क्या किया कनाडा के मार्क मिलर साहब ने, जो यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उनको भी एक लेटर भेजा है कि आप क्या करो, आप जो मतलब अपने एथिक्स को फॉलो करो और स्टूडेंट्स का रिफ्यूजी जो है वो मत लगाओ। अब उनको वो फॉलो को नहीं करता है, उन सबको पैसे, सारा मसला पैसे का, उन्होंने पैसे कमाने हैं, उनको पता है ये सिस्टम फंसे हुए हैं, इनसे पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि एक रिफ्यूजी में भी उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। फिगर नहीं बोलते, कहीं बोलते हैं 35-40 हज़ार तक खर्चा भी आता है एक बच्चे का, वो यहीं से लेके यहीं पर लगाता है, गवर्नमेंट देती है उसको, वापस वो एजेंटों को दे देते हैं, वहीं पर गेम जो सारी सेटल चलती है। तो ये भी है एक, अगर उसमें नुकसान ये कि अगर आप PR हो गए तो आप वापस इंडिया नहीं जा सकते, अपनी कंट्री नहीं जा सकते, फिर आपको वाया जाना पड़ेगा। पर वो पूरी लाइफ रिस्क रहता है, पता लग गया तो आपकी PR को वो कैंसिल कर देते हैं, या फिर जब तक आप वापस नहीं जा सकते तब तक आपको यहीं पे हर हालत में रहना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स तो लगा रहे हैं जिनके वर्क जितना आप जैसे कह रहे हैं कि 1.2 मिलियन वर्क परमिट अगले साल तक एक्सपायर होने, तो वो 1.2 वापस तो जाएगा नहीं, उसमें से कुछ 2 लाख खंड हो जाएगा PR, बाकी रिफ्यूजी लगा लेंगे इधर ही, वो रिफ्यूजी लगा के इधर ही गुजारा कर लेंगे, कहीं आउट ऑफ स्टेटस चले जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि किसके पास कितने साधन है, तो उसी हिसाब से वो चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट CRS को डाउन नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने PR के नंबर कम कर दिए हैं, बच्चे इतने हैं, तो वापस तो वो नहीं इतने वापस तो नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी। अब मार्क मिलर साहब से किसने पूछा था तो उन्होंने पीछे से कहा भी था कि 1.2 मिलियन लोग वापस चले जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो 1.2 मिलियन लोग वापस जाएंगे, वो हर हालत में नहीं जाएंगे, वो एक अद्धा को चल जाएगा लाख खंड, बाकी लाख खंड 1.5 लाख PR हो जाएगा, बाकी रिफ्यूजी फाजी ला लेंगे थे अद्धे इधर तुरे फिरनगे, कई डंकी ला लेंगे, अमेरिका टप जाएंगे। पर चक्कर है अमेरिका में भी दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्ती बड़ी कर दी है, अब वो भी नहीं मान रहे, तो अब फिर वो यहीं पे आउट ऑफ स्टेटस है, यहाँ से कोई और जुगाड़ लगेगा तो वो वाला जुगाड़ लगा लेंगे। अब आ गया तीसरी, हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे जिन्होंने अभी आना है, अब जिन्होंने यहाँ पे आना है वो भाई पूरी प्लानिंग करके आए। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बोला था, वो या तो अच्छे से इंडिया से फ्रेंच सीख के आए, वो आइलेट्स बेशक करें या सीधा फ्रेंच के पेपर दे दें, पर वो फ्रेंच सीख के आए, क्योंकि फ्रेंच की यहाँ पर आउट ऑफ एक तो क्यूबैक का PR का कोटा है, और एक कनाडा की मजबूरी है क्यूबैक को साथ रहना, क्योंकि क्यूबैक भी इंडिया में कई प्रोविंस है जैसे इंडिया से आज़ादी मांगती है, तो क्यूबैक भी इनसे आज़ादी मांगता है। वो बोलता है कि हम फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं, हमें अलग कर दो।
अब इस चक्कर में कनाडा क्या करता है, क्वेबेक को अपने साथ रख के चलता है। मतलब क्वेबेक इनका जो एक किस्म से प्रधान सूबा बोलते हैं उसको, वो मतलब कनाडा को लीड करता है, खुश रखा हुआ है कि चलो आप लड़ो ना, मंगो ना, साथ रहो। तो क्वेबेक के बाहर भी फ्रेंच को जिंदा रखने के लिए कनाडा ने कहा कि हम अगले 3 साल में 28,000, 29,000 और 30,000 PR देंगे आउटसाइड द क्वेबेक फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को। तो 30,000 लोगों को लिए 30,000 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, खासकर फ्रेंच स्पीकिंग के लिए। तो अगर आप इंडिया से फ्रेंच सीख के आओ, क्योंकि फ्रेंच में आपको CLB 7 आई थिंक स्कोर करना पड़ता है, CLB 6 से ही कुछ है, तो वो इतना ईजी नहीं है। अब क्योंकि आप देखो इंडिया में हमने फ्रेंच सीखी नहीं, तो आप एक लैंग्वेज सीख के जगदा, सपोज आप ABC सीख रहे हो, आप उस पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो आपको ABC से लेके ऐसे तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, आइलेट्स की जगह सीधा फ्रेंच सीखना शुरू कर दो, ताकि आपको 2 साल इंडिया में लग जाए, 2 साल स्टडी यहाँ पे, 3 साल वर्क परमिट, मतलब 6-7 साल लगा के आप अपना फ्रेंच का कोटा पूरा करके फ्रेंच के कोटे में PR हो जाए। वो मुझे लगता है कि ईजी प्रोसेस है, अगर किसी ने +2 करके अभी भी आना है, क्योंकि अब SDS कैटेगरी बंद हो गई है, तो उसमें भी साल लग जाता है PR वीज़ा आने में। साल आप पहले प्रैक्टिस कर लो, साल आप वीज़ा लगा लो, 2 साल यहाँ पे स्टडी होगी, 4 साल होंगे। अब आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ही आना पड़ेगा, 3 साल का वर्क परमिट। तो मतलब 6-7 साल गा के आप फ्रेंच में मास्टर अच्छे से कर लो, अपना होल्ड बना के फ्रेंच के कोटे में आप PR हो सकते हो। जो इन्होंने अभी आना है, जो आ चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सीख ले, कोई 100 में से 2 सीखेंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, बाकी इतने जोग्य है नहीं हमारे वाले कि वो फ्रेंच इतने सीख लें, वो होगी भी नहीं, क्योंकि फ्रेंच बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। हम इंग्लिश इसलिए तुक्का लग जाता है, इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट। अब कहाँ कितने बच्चे हैं जो हमारी कंट्रीज में जो इंग्लिश के बिना होते हैं, ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में तुक्का लग जाता है। अब फ्रेंच आपके लिए बिल्कुल नई लैंग्वेज है, और फ्रेंच एक बिल्कुल ही अलग तरीके से लिखी और पढ़ी जाती है। वो मतलब सारी जेंडर बेस पता नहीं क्या इस तरह कुछ होती है, तो वो उतने ईजी नहीं है। तो आपको 6-7 साल या 5 साल लगा के फ्रेंच अच्छे सीख लो, तो जल्दी भी कोई सीख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो फ्रेंच सीख ले, यहाँ पे आपका जुगाड़ जो है वो लग जाएगा। एक तो वो कोटा हो गया। या तो अगर आपको उसमें +2 करके आना, तो फिर उसमें नहीं आना, तो फिर आप ग्रेजुएशन करके आओ। जो गवर्नमेंट ने कोर्सेज बोले हैं, हेल्थ, STEM, ट्रांसपोर्टेशन, ये कंस्ट्रक्शन, इसमें आप कोई कोर्स लेके आ सकते हो। बट इसमें यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो कनाडा गवर्नमेंट ने जो कोर्सेज लिस्ट की हैं, उसमें अब मसला ये है कि कॉलेजों के पास वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दिक्कत ये भी है, क्योंकि कॉलेज भी यहाँ पे सारे इसी तरीके से कि खाली पैसे इकट्ठे करने थे, वो बिजनेस दे देते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो, तो उसमें कौन सा कोई पूछने वाला है। अब डिप्लोमे वाला बच्चा कितना ही पढ़ता है, उसने कौन सी कोई रिसर्च करनी है, या उसने कौन सा AI डिज़ाइन करना है, वो इसी तरह काम चल रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे थे। अब गवर्नमेंट ने कोर्सेज कर दिए प्रैक्टिकलिटी वाले, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ कॉलेजों के पास है नहीं। अब गवर्नमेंट क्या, उस टाइम तो गवर्नमेंट ने अपने वोटों के चक्कर में वो मतलब बढ़ के मार दी, अब कॉलेजों के हाथ खड़े हैं, अब कॉलेज बंद हो रहे हैं, उससे यहाँ पे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो भी बढ़ेगी, अब गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। अब कॉलेजेस की यहाँ पे लॉबी भी है। इन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि अब ना आप अपनी लॉबी हायर कर सकते हो। आप देखते हो कि US में जिस तरह होता है कि शरेआम लॉबीज चलती हैं, यहाँ पे कि आप पैसा फेंको तमाशा देखो। आप जैसे कॉलेज है, उनकी अपनी अलग लॉबी है। अच्छा, जैसे अब कंस्ट्रक्शन में उनकी अपनी अलग से लॉबी है। वो क्या करते हैं कि पॉलिटिशियन को पैसा देके लॉबी हायर करते हैं, पॉलिटिशियन को करते हैं इन्फ्लुएंस, उनकी पार्टियों को देते हैं पैसा, और अपने हक में वो रूल बनवाते हैं, जिस तरह US में चलता है। US में तो ओपन है ये चीज़ ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एलन मस्क आया। अब हमारी कंट्री में वो चीज़ हो तो लड़ाई पड़ जाएगी, यह बिजनेसमैन सीधा वगैरह, पर US में चलता है, इनकी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है, इनको एक दूसरे से इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे अब चलती है लॉबी। अब लॉबी क्या कर रही है, अब जो कॉलेजों वाली लॉबी है, वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री, यहाँ पे कॉलेजेस और जो प्राइवेट जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, मिलियन नहीं बिलियन, 20 है, क्योंकि अपने बच्चे तो उनके हैं नहीं। अब कनाडा तो दुनिया में आया जिसकी पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, कनाडा की पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है ना। अब बच्चे तो इनके अपने है नहीं, वो जेड़े वो पढ़ते नहीं, वो नशा नुशा ते लगे आ, इतने तुरे फिरते इदा ही, वो तो पढ़ते नहीं। इनमें बड़े कम बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, आधे नशे नुशे पत्ते करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, परवाह कोई नहीं। तो अब वो कॉलेज चलते हैं इंटरनेशनल ग्राउंड के दम के ऊपर, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने जितना पीछे से उनको फ्री हैंड दिया था, उनको पढ़ के आते हैं। अब मुंह को खून लग गया, अब उनके इतने बड़े बड़े खर्चे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपने काबू में आस्ता आस्ता लेना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, बैक डोर से कॉलेजेस में अपने कोर्सेज की एंट्रियां करवा रहे हैं। बट आपने उन कोर्सेज के झांसे में नहीं आना, वो ऐसे फर्जी सा कोर्स लेके मत आना। कोई वो कोर्स लो जो आपको फ्यूचर में जाके सर्व करे। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो मतलब कोई स्किल इंडिया सीख के आओ, ग्रेजुएशन करके आओ, यहाँ मास्टर्स में डिग्री लो, ताकि वहाँ पे आप उसका लाइसेंस लेने का जो भी पेपर है, जो भी है वो क्लियर करो, ताकि आपकी आगे लाइफ जो है वो ईजी बन सके। क्योंकि अगर आप इनके बेस पे आ गए, इनके बेस पे कुछ नहीं जो मिलना, ये आज भी खाली है, कल भी खाली है, क्योंकि कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कॉलेज आपसे फीस ले लेगा,
पढ़ा देगा वो, ऐसे ही वो बाद में उसको ना जॉब मिलेगी ना पीआर मिलेगी, फ़ायदा कोई नहीं। तो आप अपनी तैयारी इंडिया से ही करके आओ। और जो गवर्नमेंट ने अपनी साइट के ऊपर कोर्सेज लिस्ट की हैं, अपने अगर जो भी आपका एजेंट है तो आप उससे वही वाला कोर्स लेके उसी कोर्स में एडमिशन ले, और कॉलेज भी चेक कर लें कि जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, पब्लिक कॉलेज हो, और या तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। कोशिश करें आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, पर उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में लेने के लिए आपको पहले मास्टर्स बैचलर जो है वो की होनी चाहिए इंडिया से। तो कोशिश करें कि जब आप आने का प्लान है तो +2 या 11th जब आप +1 में आए तब से ही प्लानिंग करके उसी स्ट्रीम के स्टडी लें, वही स्ट्रीम लें, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी लेना आपने, और उसी के आगे ग्रेजुएशन करें, फिर यहाँ पे आएँ। इस तरह नहीं कि आपने वहाँ पे स्टडी कोई और की है, यहाँ पे आप ऐसे ही आ गए हो। जैसे जिस तरह जो बच्चे धरने दे रहे हैं, जो खज्जल हो रहे हैं, जो LMI ले रहे हैं, वो इसी वाले हैं। स्ट्रीम कोई और है, स्टडी कोई और है, ना उसमें कुछ बना ना इधर कुछ बना, फिर यहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं। फिर मतलब आप $50,000 $40,000 जो भी 25 लाख 30 लाख इसको दे रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप शुरू से ही 10th के बाद अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दो कि मुझे बाहर जाना है, किस कंट्री में जाना है, किस फील्ड में जाना है। आप उसी फील्ड के हिसाब से अपनी स्टडी जो है पूरी प्लान करो, ताकि आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना हो। ये मोटा मोटा सा हिसाब था, आपको मैंने बता दिया। और आप इसके बाद वीडियो रेगुलर आएगी, और कोई क्वेश्चन अगर किसी का है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।